तो हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 14 का, जो कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ओडिशा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि ओडिशा की पूर्व राजधानी कटक थी। और इसका जो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले ओडिशा की राजधानी कटक में थी। ओडिशा की वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है और इसको अप्रैल 1948 में ओडिशा की राजधानी को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बान की मून। और ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, जो कि प्रश्नकाल के अनुसार बान की मून थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो और गुटेरस है, और जो पुर्तगाल में रहने वाले हैं। इन्होंने अपना कार्यभार 1 जनवरी 2017 से संभाला था। इनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक है। क्वेश्चन नंबर 3, नौसेना का पूर्व कमान कहाँ है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इसके सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रति वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की 3 प्रमुख कमांड है, जो कि पश्चिमी नौसेना कमान आपका मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान आपका मुख्यालय यहाँ पे विशाखापट्टनम में है, और दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय कोच्चि में है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार द्वारा स्थापित किया गया था, और अप्रैल 1946 को यह न्यायालय शुरू हुआ। और नीदरलैंड की राजधानी आपका एम्स्टर्डम है। तो ये, और इसका मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 5, चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि चांद का मुंह टेढ़ा भारत के प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि और हिंदी महासाहित्य के स्वतंत्रोत्तर काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व गजानन माधव, जो कि मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1 जनवरी 2004 को प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे बिहार होगा। जैसे डाक पिन कोड का व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी में लागू की गई थी। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र है, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड का संदर्भित करता है। दूसरा पिन क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यहाँ पे संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि मोहम्मद यूनुस थे। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। और ब्रिटिश भारत में आपका यहाँ पे वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री को पद नाम प्रांतीय सरकार का प्रधान के लिए था। और वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गर्भपात की सेवा प्रदान कर असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। यह योजना बिहार सरकार की उक्त कार्य हेतु निजी स्वास्थ्य केंद्रों की अधिकृत करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, और जिसे बैक्टीरिया जनित होने वाले रोगों के निदान में प्रयोग किया जाता है। और इसे प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत पेनिसिलिन कवक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि विटामिन आपका यहाँ पे विटामिन डी होगा। और विटामिन ए की कमी से आपका रतनदी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो कि वो क्वेश्चन में पूछा गया है, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होता है, और विटामिन के से आपका रक्त का थक्का न जमना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा वो ए, जो कि आपका कम, जो कि यहाँ पे जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का वायु दाब कम होता है तो अंत श्वसन क्रिया संपन्न होती है। फेफड़ों में हवा के अंदर और जाने और बाहर जाने की प्रक्रिया का श्वसन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि प्राकृतिक रबर का आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन जिससे 2 मिथाइल और 3 ब्यूराइन भी होता है, और यह कार्बनिक यौगिक है जो पौधों और जानवरों द्वारा बनाया जाता है और प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी, जो कि दिए गए विकल्पों में विकल्प बी, जो कि CS की विद्युत ऋणात्मक सबसे कम है। विद्युत ऋणात्मक किसी तत्व और परमाणु की क्षमता जिससे वह साझेदारी का और इलेक्ट्रॉन जोड़ों की अपनी ओर खींचते हैं, उसे तत्व का विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का पानी होता है। और जल एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिकी में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि IC का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि एकीकृत परिपथ होता है। यह सिलिकॉन से बनी होती है और यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग परिपथ में दी गई ऊर्जा को निर्धारित समय पर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा कान, आँख और नाक का इलाज में किया जाता है। यह दूरदृष्टि दोष का दूर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज की थी? किसने, मतलब इसमें से ऑप्शन में से किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज न्यूटन द्वारा किया गया था, और चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ऊर्जा की विमा जो कि डायमेंशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, और ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। और आपका यहाँ पे इसकी विमा जो ml² और T इनवर्स स्क्वायर होती है, और 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर जो कि 1 kg माइनस m और पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू m होता है। तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सूती वस्त्र का सबसे अधिक कारखाने हैं, तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि महाराष्ट्र में है। और आपका यहाँ पे भारत में सूती वस्त्र का सबसे अधिक कारखाने महाराष्ट्र में है, और देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लेस्टर
फोर्ट ग्लस्टर जो कि कोलकाता में 1818 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कवासकी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका 20 का आंसर सी, जो कि ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा से जाना जाता है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्कों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा योजना का उद्देश्य कार्य पाने की कानूनी अधिकार है और चरम निर्धरता को कारणों का समाधान करना है। ग्राम पंचायत इस योजना को कार्यान्वयन एजेंसी है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका 1106, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका 17 है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क क्वेश्चन, और इसका और भी कुछ देख लेते हैं करों का विवरण, जो कि प्रत्यक्ष कर में आपका आता है आयकर कर, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर, कृषि आयकर, उत्तराधिकार कर आदि। और अप्रत्यक्ष कर में आता है कर एवं कराधान, सार्वजनिक व्यय, सीमा शुल्क, बजटीय नीति, और निवेश एवं विनिवेश सीमा शुल्क आदि। क्वेश्चन नंबर 23, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी, जो कि तरलता घटाती है। और रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, और यह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। और रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों के पास धन की कमी आएगी, और परिणाम स्वरूप वह लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और इस प्रकार लोगों को बैंकों से कम ऋण प्राप्त करेंगे और तरलता घट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, दार्जिलिंग जिला किस राज्य के भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का जिला है। यह चाय की खेती के बागानों हेतु सुप्रसिद्ध है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 किलोमीटर है, और ये आपका मतलब वर्ग किलोमीटर है। और दार्जिलिंग शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से देश के मध्य चलाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा थाने होगा, जो कि आपका 25 का डी हो जाएगा। और भारत की प्रथम रेलगाड़ी ब्रिटिश शासन काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, बेरी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि बेरी तेंदू या केंदू नामक पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है, और इसका वैज्ञानिक नाम है डायोस्पिरोस मेलानोसैलोन। और फिर और एक बार बोल देता हूँ, डायोस्पिरोस मेलानोसिलिन है। ऐसे मध्य प्रदेश में तेंदू, और ओडिशा और झारखंड में केंदू कहते हैं। और तेंदू के पत्तों की अतिरिक्त बीड़ी बनाने के लिए कई जगह पलाश और साल के पेड़ के पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नंदनकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे सफेद बाघ के लिए है। तो क्वेश्चन में सी का और व्याख्या देख लेते हैं। 27 का और व्याख्या देख लेते हैं।
नंदनकानन अभयारण्य ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी। यह विशेष रूप से सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का बी, जो कि अमरकंटक होगा। और सोन नदी गंगा नदी के प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है और सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलती है और रिहंड नदी सोन की प्रमुख सहायक नदी है और बाणसागर बांध तथा इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सू नहर जोड़ती है, जो कि 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि सू नहर सुपीरियर तथा हुरन को जोड़ती है। ये झीलें उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा पर अवस्थित है। यह अमेरिका की प्रमुख अंगुलीनुमा झीलों में का हिस्सा है और इन झीलों का मध्य स्थित सेंट मैरी जल प्रपात का हटाने के लिए सू नहर की निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, चीन की संसद कहलाती है, तो इसका 30 का आंसर रहेगा आपका बी, सी, जो कि चीन का संसद आपका राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या 3000 होती है और राष्ट्रीय असेंबली पाकिस्तान के संसद को कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस और जापान के संसद का नाम है डाइट। क्वेश्चन नंबर 31, वह देश जो विश्व में रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि चीन होगा और वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है, जबकि चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। अब भारत विश्व के कुल रेशम उत्पादन में 18% का योगदान करता है। अब भारत में रेशम उत्पादन में शीर्ष राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु है और भारत में रेशम की सभी 5 किस्मों, जो कि मलबरी, तसर, ओक तसर, इरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का बी, जो कि मैगिनट रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है और आपका तथा दुरंद रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 33, अफ्रीका के किस देश में ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति हुई है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अफ्रीका के कांगो देश में लोकतांत्रिक गणराज्य में न्यारागोंगो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और वर्ष 2002 में यह ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान एक प्रमुख मानवतावादी संकट के कारण बन गया था, जिससे इस देश में सर्वाधिक क्षति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार की कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और आपका इसका 35 का और व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट गृह मंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है, ये अर्थात संविधान में हिस्सा उल्लेख नहीं है, परंतु ऐतिहासिक रूप से अनेकों अवसर में विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री निर्दिष्ट किया है और इस पद को भरने के कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं होती है और यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियां प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है? तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत
29A के तहत चुनाव आयोग द्वारा नए राजनीतिक दलों को पंजीकरण का प्रावधान किया गया है और संविधान में अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। इसका प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है: मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में भारत के कुल 6 राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आपका डी, जो कि 91 आपका 91वां संविधान मतलब नए 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की कुल संख्या में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे संशोधन द्वारा दल बदल कानून को संशोधन करके केवल संपूर्ण दल के विलय पर सदस्य को सदस्यता बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का इस हिस्सा है। अनुच्छेद 39 में राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत है और अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित व माननीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता हेतु प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इस कमेटी के संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा भारतीय संविधान का भाग 4 ए के अनुच्छेद 51A में स्थापित किया गया और मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे और 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 द्वारा आपका यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जो कि रिट जारी की जा सकती है? तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न प्रकार की रिट जारी की जाती है, जो कि आपका यहाँ पे दिखाया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब आपका रिट जारी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का बी, जो कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संविधान में प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए और ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी, जो कि लोकसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है और इसके बाद आम चुनाव होते हैं। विघटन के बाद सभी लंबित बिल जो लोकसभा में समक्ष होते हैं समाप्त हो जाते हैं, किंतु जो बिल राज्यसभा में लाए गए होते हैं वो लंबित रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का बी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 25 के संबंध में धर्म की स्वतंत्रता से है और इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धर्म का अबाध रूप को मानने का, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को समान अधिकार प्रदान किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि 30 सितंबर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और यह एक गैर लाभकारी संगठन है
जिसका उद्देश्य भारत में अस्पृश्यता को मिटाने के लिए, जो कि छुआछूत को मिटाने के लिए हरिजन जो कि दलितों का उत्थान करना था। ध्येय है कि इस संघ की स्थापना महात्मा गांधी व B.R. अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट में फलस्वरूप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार से गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर, जो कि आपका यहाँ पे ए होगा, जो कि 1 2 3 4 चारों यहाँ पे गंगा नदियों से मिलती है, जो कि एक में हो गया गंडक, गंडक, दो से हो गया सोन, तो ऑप्शन 3 में है घाघरा, ऑप्शन 4 में है पुनपुन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा होगा, और ये आपका इनका अध्यक्षता में आपका यहाँ पे संपन्न हुआ था। और इस सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुई थी, और इस सभा में कुल 389 सदस्य थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पर मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सन 1857 की महान क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि 34 NI के पैदल सिपाही थे, और मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के मूल निवासी थे। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने गाय तथा सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 48, किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजी ने टीपू सुल्तान को मारा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की सहायता से टीपू को हराकर मार दिया। और यह युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, और टीपू मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था, और जिसका जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था, और इसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खरीद कर बाहर कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खरीद कर बाहर कर दिया। तो इसका अकबर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 50, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में पानीपत मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। और इसमें क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन 51 का आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक काल से। तो जैसे सी हो जाएगा, तो मुगल शासन काल की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी को 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किया। मुगल साम्राज्य अकबर के समय अपने चरमोत्कर्ष पर था, और 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आपका यहाँ पे उनके कारण थे, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी, जागीरदारी व्यवस्था, आंतरिक कला एवं षड्यंत्र उत्तराधिकारी नियमों का अभाव आदि। क्वेश्चन नंबर 52, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र का किताब से नवाजा गया? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे उस्ताद मंसूर होगा।
और चित्रकला के क्षेत्र में मुगल सम्राट जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया और इसके कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। और उसके दरबार में अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग तथा विशन दास नामक चित्रकार रहते थे। अब्दुल अब, अबुल अबुल हसन को नाजिर उद जमा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। क्वेश्चन 53, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो क्वेश्चन 53 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1206 से 1526 तक भारत शासन करने वाला 5 वंशों के सुल्तान शासन काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यह 5 वंश गुलामों है, जैसे कि गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला था, खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक चला गया था, और तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक चला था, सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक चला था, और तथा लोदी वंश जो कि 1451 से 1526 है। और इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी वंश अफगान थे, जो कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 54, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी, जो कि कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और इसकी जानकारी अशोक ने 13वें शिलालेख में मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 55, हर्षवर्धन के साम्राज्य के नाम जो चीनी पर्यटक भारत में आया था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 55 का बी, जो कि चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग जो कि 629 ईस्वी से 645 ईस्वी मतलब इसके बीच में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 16 वर्ष तक भारत में रहा। उसने 5-6 वर्ष नालंदा में शिक्षा ग्रहण की और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। और इसका भी भ्रमण वृत्तांत सीयू नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर आपका 56, क्वेश्चन नंबर 56, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक 415 ईस्वी तक मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था और उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि कहा जाता था। और विक्रमांक, विक्रमादित्य, प्रभावगत आदि उसकी प्रसिद्ध उपाधियां थी। और अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया था। और इनमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरि, छपनक जो कि फलित ज्योतिष का विज्ञान थे, और अमर सिंह जो कि कोशकार, शंकु जो कि वास्तुकार थे, और बेताल भट्ट जो कि गर्तकार और घटक पर, और वराहमिहिर और खगोल विज्ञानी एवं विरुचि जैसे विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका ए का 1 हो जाएगा, और बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और 4 का आपका डी का 4 हो जाएगा। जो कि संन्यास 75 वर्ष से 100 वर्ष होता है, और वानप्रस्थ से आपका 50 वर्ष से 75 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, और ब्रह्मचर्य आपका 25 जन्म से 25। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका 58 का आंसर हो जाएगा आपका 58 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी जो कि परुसनी नदी के तट पर स्थित है। और 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का अन्वेषण किया और यहाँ से मजदूरों की आवास और उर्वरता की देवी मूर्ति और तांबे, इक्कागारी, गेहूं एवं जौ का दाने इत्यादि का साक्ष्य पाया गया।
क्वेश्चन नंबर 59, मार्च 2025 में कहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी, जो कि मार्च 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 को आयोजन 9 से 12 मार्च को जम्मू कश्मीर में किया गया था। और इन खेलों के पहले 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में आयोजित होना था, लेकिन गुलमर्ग में बर्फ की कमी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये सब आप यहाँ पे देख लीजिए। कथन 1, पहले विश्व दृश्य सर्वे और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड जो कि सेंटर मुंबई में किया गया। और कथन 2, इस शिखर सम्मेलन में उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि सिर्फ आपका केवल एक कथन सही है। तो अभी हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि जीके जीएस का था। और अब हम लोग करेंगे मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत। तो इसका 20 क्वेश्चन होगा, और 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे वाहनों का पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेटिंग का रख रखाव का 20 क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हैं तो गाड़ी रोकनी चाहिए। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि हाँ गाड़ी रोकनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि ये बस स्टैंड का मतलब इसमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 63, सार्वजनिक जगहों पर परिवहन गाड़ियों को चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 20 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे बेड का जो निशान है वो आराम स्थल का जगह है। क्वेश्चन नंबर 65, जो कि आपका यहाँ पे स्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा 65 का डी, जो कि BS3 वाहन दिनों में मतलब यहाँ पे दिखाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66, चौराहों पर अकेली पीली बत्ती को जलते बुझते होने का क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि गाड़ी धीमी करके सावधानी से जाए। क्वेश्चन नंबर 67, आपके वाहन से लाइट के दीपक देना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे जब आप ओवरटेक करते हैं तो बीप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, किसी वाहन को सड़क के गलत साइड में चलाना किस नियम का उल्लंघन है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मोटर वाहन नियमावली के तहत एक गंभीर उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के किस नियम में अपील दायर करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा 69 का डी, जो कि नियम 220 में आप अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ओवरलोडिंग के लिए दंड का प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम में निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 70 में आंसर हो जाएगा बी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में है। क्वेश्चन नंबर 71, एक गोल चक्कर जो कि राउंड अबाउट पर किसे प्राथमिकता जो कि राइट ऑफ वे होती है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि गोल चक्कर में पहले से मौजूद वाहन को अधिक राइट वे होती है। क्वेश्चन नंबर 72, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जो कि VLTD जो कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होता है, किस प्रकार के वाहनों में अनिवार्य है? तो इसका आंसर 72 का हो जाएगा सी, जो कि सभी सार्वजनिक वाहनों, सेवा वाहनों और मालवाहक वाहनों में, जैसे कुछ श्रेणियों को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। एक मोटर वाहन में साइड व्यू मिरर जो कि साइड व्यू मिरर से के संबंध में CMVR 1989 में क्या प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ वाहनों के दोनों और ऐसे मिरर होने चाहिए जो चालक के पीछे के स्पष्ट दृश्य प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने हेतु अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। और ये आपका यह देश के तहत पद्धति है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3(1) क्या है?
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का निर्णय से उच्च न्यायालयों में अपील की निर्णय की तिथि से कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे आपका 60 दिनों के अंदर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्या है? यदि आवेदक की आयु 50 वर्ष है तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ए, जो कि 20 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 77, उल्टा त्रिभुज का यातायात संकेत में क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 78, आदेशात्मक यातायात चिन्ह किस आकृति में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 78 का सी, जो कि आपका गोल आकृति है वह वृत्ताकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 79, हेडलाइट को कब प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हेडलाइट को रात्रि में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, ट्रैफिक सिग्नल की हरी लाइट क्या प्रकट करती है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि सभी वाहनों आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 81, अब क्वेश्चन यहाँ अब शुरू होगा वाहनों के पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेटिंग का रखरखाव। और क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, सर्किट ब्रेकर को कौन खोलता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को अत्यधिक करंट का बहाव खोलता है। क्वेश्चन नंबर 82, हैंड ब्रेक सामान्यतः लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उपरोक्त इसका यहाँ पे होगा 82 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका पिछले व्हीलों पर लगता है हैंड ब्रेक। और ऐसे ब्रेक हैंड द्वारा लगाए जाते हैं जैसे स्कूटर, बाइक तथा कार पार्किंग में। क्वेश्चन नंबर 83, अधिक हवा भरे हुए टायर की सबसे अधिक घिसावट होगी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 83 का होगा डी, जो कि अधिक हवा भरे हुए टायर पर में सबसे अधिक घिसावट सेंटर पर होते हैं। और टायरों का एक साइड घिसाई गलत कैम्बर कोण या गलत टू इन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 84, टॉर्क कन्वर्टर की हाउसिंग को बोल्ट किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर रहेगा आपका ए, जो कि टॉर्क कन्वर्टर की हाउसिंग को फ्लाईव्हील के साथ बोल्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर रहेगा आपका सी, जो कि गियर बॉक्स के प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य गति को बढ़ाना या कम करना है। क्वेश्चन नंबर 86, यदि स्टार्टर स्पिन करता है तो परंतु इंजन की क्रैंक नहीं करता है तो संभावित कारण है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि यदि स्टार्टर स्पिन करता है परंतु इंजन का क्रैंक नहीं करता है तो इसका संभावित कारण खराब ओवररनिंग क्लच है और स्टार्टर मोटर का प्रचलित न कर पाने की स्थिति में उत्पन्न दोष वायरिंग संयोजन अथवा डेड बैटरी से संबंधित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, अल्टरनेटर में इंजन का ड्राइव कैसे मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे अल्टरनेटर का इंजन ड्राइव वी बेल्ट द्वारा मिलती है। यदि किसी सुचालक के पास क्षर चुंबक को तेजी के ऊपर नीचे के चाल दी जाए तो सुचालक इलेक्ट्रॉन के बहाव में अर्थात विद्युत करंट उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 88, साइलेंसर पाइप से निकलने वाला प्रदूषक को पहचानिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए, जो कि यदि स्टार्टर स्पिन कर 88 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि साइलेंसर पाइप से उत्सर्जित प्रसुदक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि CO गैस निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। क्वेश्चन नंबर 89, इनटेक एयर तापमान सेंसर कहाँ लगा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि इनटेक एयर तापमान सेंसर इनटेक मोनोफील्ड में लगा होता है और इनटेक मोनोफील्ड कार्बोरेटर से ईंधन तथा वायु के मिश्रण को सिलेंडर हेड तक इनटेक पोर्ट सप्लाई करता है और इनटेक मोनोफील्ड द्वारा मिश्रण या केवल साफ वायु ही वाल्वों का रास्ता सिलेंडर में जाती है। इनटेक manifold प्रायः एल्युमिनियम के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, EFI का पूर्ण रूप क्या है? तो EFI का पूर्ण रूप आपका यहाँ पे 90 का ए हो जाएगा, जो कि EFI का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के प्रकार एक फ्लूइड इंजेक्शन सिस्टम है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, स्पार्क प्लग के सेंट्रल एवं साइड इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कहलाती है?
तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि आपका स्पार्क प्लग गैप कहलाता है। और स्पार्क प्लग के सेंट्रल एवं साइड इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी स्पार्क प्लग गैप कहलाती है। स्पार्क प्लग का कार्य चिंगारी जैसे स्पार्क उत्पन्न करना होता है, जिससे ईंधन का पूर्ण दहन होता है। स्पार्क प्लग केवल एसआई इंजन में प्रयोग होता है और इसका सीआई इंजन में इसकी जरूरत नहीं होती। स्पार्क प्लग के सेंट्रल एवं साइड इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्क प्लग 0.7 इंच का होता है। क्वेश्चन नंबर 92। यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो इंजन धीरे धीरे गर्म होता है। थर्मोस्टेट वाल्व इंजन के शीतलक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक तापमान संवेदनशील वाल्व है जो इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है, और जैसे जैसे इंजन गर्म होता है वाल्व धीरे धीरे खुलता है, जिससे संतुलक रेडिएटर से होकर प्रवाहित होता है और इंजन को ठंडा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन 92 का आंसर ए, जो कि मैंने आपको बताया अभी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सिलेंडर हेड माउंटिंग करने का अनुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सिलेंडर हेड माउंटिंग करने का अनुक्रम केंद्र के बाहर की तरफ विकर्ण होता है। और इसका क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं तो इसका 93 का बी हो जाएगा। 94 पावर स्ट्रोक का अन्य नाम है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका कार्यकारी स्ट्रोक होता है। और पावर स्ट्रोक का अन्य नामों जैसे एक्सपेंशन स्ट्रोक या कार्यकारी स्ट्रोक के रूप से भी जाना जाता है। पावर स्ट्रोक में पिस्टन टॉप बेड सेंटर जो कि टीडीसी के और बॉटम हेड सेंटर जो कि बीडीसी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 इंजन चालू नहीं होने का कारण। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इंजन चालू ना होने का कारण यहाँ पे कार्बोरेटर में ईंधन ना होना, ये भी हो जाएगा। सिलेंडर यानी मैनिफोल्ड में जाना, ज़्यादा ईंधन भरना, ये भी हो जाएगा। एग्जॉस्ट प्रणाली बंद होना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपरोक्त सभी होगा। और इसका यहाँ पे देखिए इंजन चालू नहीं होने का और भी कारण है, जैसे यहाँ पे इसमें एक हो गया कार्बोरेटर में ईंधन ना होना, दूसरा हो गया सिलेंडर या मैनिफोल्ड में ज़्यादा ईंधन भरना, और तीसरा हो गया एग्जॉस्ट में प्रणाली बंद होना, चौथा हो गया एयर क्लीनर का बंद होना, पांचवा हो गया आपका स्पार्क प्लग का काम न करना। तो क्वेश्चन नंबर 96 हाँ, मैनिफोल्ड किस धातु के बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि मैनिफोल्ड कास्ट आयरन के बने होते हैं। और इनटेक मैनिफोल्ड से ताज़ा मिश्रण या केवल साफ हवा वाल्वों के रास्ते सिलेंडर में जाती है, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में सिलेंडर की जली गैसों को बाहर निकलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 कूलिंग इंजन प्रणाली में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि कूलिंग प्रणाली में सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है। यह पंप अपकेंद्र की सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग निम्न दाब पर उच्च विसर्जन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और इसे डायनामिक पंप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का अत्यधिक खपत डैश के कारण हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की अत्यधिक खपत तेल के लिए कंबस्शन चैम्बर तक पहुंचने के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 99 पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन। तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो कि ए में आपका यहाँ पे देखिए, ए में आपका यहाँ पे में सस्ता ईंधन, डीजल इंजन में सस्ता ईंधन प्रयोग होता है। और बी में आपका डीजल इंजन की थर्मल कार्यकुशलता अधिक होती है। सी में डीजल भारी होती है। और क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 99 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इसका और भी देख लेते हैं, जो कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल इंजन की अपेक्षा अधिक महंगा होता है, और पेट्रोल इंजन में इसकी थर्मल कार्यकुशलता डीजल की अपेक्षा कम होती है। और पेट्रोल इंजन में हल्का होता है, जो कि बल्कि डीजल इंजन भारी होता है। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करती है, और डीजल इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करती है। और इसकी थर्मलता कार्यकुशलता पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक होती है, और डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्रैक्टिस सेट 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। पिस्टन के सबसे नीचे वाला भाग का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पिस्टन का सबसे नीचे वाला भाग का पिस्टन स्कर्ट नाम है, जो कि पिस्टन का सबसे नीचे वाला भाग पिस्टन स्कर्ट है तथा पिस्टन के सबसे ऊपरी सिरे को पिस्टन टॉप कहते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी पिस्टन स्ट्रोक कहते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद। और इसके बाद ये वाला बुक का कंप्लीट करने के बाद मैं करने वाला हूँ SSC GD का बुक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।